हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आज हम सीटेट का जनवरी 2021 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सीटेट का अपना दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसको हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसका हमने सीडीपी पार्ट और ईवीएस हिंदी में भी हमने पैराग्राफ और इसका पेडागोजी दोनों ही किया है, और सेम इंग्लिश में भी हमने पैराग्राफ और पेडागोजी दोनों ही किया है। तो आपने वो वीडियो अगर आप उसको पूरा भी देख लेते हैं तो आपका दिसंबर 2022 का पेपर पूरा तैयार हो जाता है और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। आज से हम ये नेक्स्ट जनवरी 2021 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी पहले हम सीडीपी स्टार्ट करेंगे, सीडीपी के बाद हम ईवीएस करेंगे, उसके बाद हम हिंदी और उसके बाद हम इंग्लिश को भी ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय फादर रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर बायस या प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन जोर से रोने लगता है। ये देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का जो ये कथन है वो क्या दर्शाता है? स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या उसको चुनौती देता है, भेदभाव को कम करता है, या समानता को बढ़ावा देता है? ये तो है नहीं, ना ही तो वो भेदभाव को कम कर रहा है, ना ही समानता को बढ़ावा दे रहा है, और चुनौती भी नहीं दे रहा है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव किया जाता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि बॉयज़ है तो उसके ये रोल हैं और गर्ल्स हैं तो उसके ये रोल हैं। तो वो क्या होता है, वो स्टीरियोटाइप होता है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इससे क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2022 में भी आया हुआ है। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही ना आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर सकते हैं, उनको फिर अच्छे से स्टडी करके, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs जितने भी हैं वो आप एक एक बार लगाएंगे ना तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। The emphasis should be on competition among students. Ample opportunity should be provided for construction of knowledge. Yes, students should be labeled on the basis of their academic score. एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। इसका होगा एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसका मतलब ही यही है प्रगतिशील। प्रगतिशील क्या होती है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड जो जो काम है, जितना अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नॉलेज कितनी दे सकते हैं, वो सब प्रगतिशील कक्षा में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy teacher will, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। डिमोटिवेट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें डिमोटिवेशन का तो कोई बात ही नहीं हो रही है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड, यही होगा। नेक्स्ट और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगी, ये भी नहीं होगा। अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन होगी। अर्थहीन, मीनिंगलेस का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो स्कैफोल्डिंग, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये टर्म स्कैफोल्डिंग क्या होता है। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बताया है कि अगर हम किसी भी बच्चे को उसकी हेल्प करते हैं या उसको सपोर्ट देते हैं तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो और भी अच्छी तरीके से होता है। तो उसके लिए ये टर्म उन्होंने यूज़ करी है जिसको उन्होंने स्कैफोल्ड किया है, स्कैफोल्ड बोला है। तो यही वो टर्म है जिसमें एक बच्चे के बेहतर विकास के लिए उसे हिंट्स दिए जाते हैं और उसे उसकी सपोर्ट करी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए सोशल क्या होगा, सबसे पहले उसकी फैमिली होगी, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी फैमिली में ही आता है। फैमिली के बाद वो बच्चा कहाँ पर जाता है, फैमिली के बाद वो स्कूल में जाता है, वहाँ पर उसका सर्कल बनना शुरू हो जाता है। तो यहीं पर देखते हैं स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, फैमिली इज़ प्राइमरी। बिल्कुल सही बात है, फैमिली फर्स्ट होती है, स्कूल सेकेंडरी होता है। चलिए ये ऑप्शन हमने देख लिया, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। स्कूल इज़ प्राइमरी, स्कूल प्राइमरी नहीं होगा क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करता है। पीयर्स आर प्राइमरी नहीं। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने दी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो गार्डनर ने दी है। इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि जो एक वो होता है इंटेलिजेंस होती है उसके मल्टीपल वेज होते हैं, मतलब देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। किसी एक दिशा में इंटेलिजेंस नहीं होता है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो इंटेलिजेंस IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, ऐसा भी नहीं है। सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग्स थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन सी चरण को दर्शाता है, इसमें उन्होंने 3 स्टेजेस दी है, जिसमें कि फर्स्ट है इनकी प्री कन्वेंशनल, सेकंड है इनकी कन्वेंशनल और थर्ड है इनकी पोस्ट कन्वेंशन। फॉर्मल कन्वेंशन इस तरीके की इनकी कोई स्टेज नहीं है। और ये जो इन्होंने बात कही है ये किस स्टेज में आता है, ये इनकी कन्वेंशनल स्टेज में आता है, जो कि सेकेंड नंबर की स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इम्पॉर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। कल्चरल टूल्स, इन्होंने कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है वाइगोत्स्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, मतलब क्या इन्होंने टर्म यूज़ किया है संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में, संज्ञात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमाज। अगर कहीं भी नाम आता है स्कैफोल्डिंग का तो बात होती है वाइगोत्स्की की, और कहीं भी नाम आता है स्कीमाज का तो वहाँ पर बात होती है पियाजे की। अब ये स्कीमाज क्या होते हैं, स्कीमा होता है कि माइंड में एक तरीके का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो जाता है जो कि बाकी चीज़ों को हैंडल करने में और एक पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ये होते हैं स्कीमास, जो कि पियाजे ने ही अपनी थ्योरी में इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। इस थ्योरी में वो क्या बताते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट्स, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरेटेट ऑब्जेक्ट्स। इसमें इन्होंने क्या बताया, सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है इनकी इस स्टेज में। मैं बता देती हूँ आपको, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं जिनको हम शॉर्ट में इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, S, P, C, F। S से क्या होता है, सेंसरी मोटर होता है। P से क्या होता है, प्री ऑपरेशनल। C से होता है कंक्रीट ऑपरेशनल और F से होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब ये जो सेंसरी मोटर की स्टेज होती है ये होती है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल होती है 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल की होती है 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल की होती है 11 ऑनवर्ड्स। तो इसमें ये जो बात हुई है ये क्या हुआ है, सोच में केंद्रीकरण, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, Which of the following statement is correct in context of development? ये क्वेश्चन है, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन। सेकेंड पॉइंट है, डेवलपमेंट अक्योर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। डेवलपमेंट अक्योर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। या डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशन। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन ये सही है, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मतलब किसी एक फॉर्म में डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सेंसरी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सांवेदिक, मूर्त या अमूर्त। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, मूर्त से पहले कभी भी अमूर्त नहीं आता है, तो ये दो ऑप्शंस तो अपने आप ही क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, मूर्त, अमूर्त या सांवेदिक, मूर्त या अमूर्त। जैसे कि प्याजे ने भी बताया है अपनी थ्योरी में, सेंसरी मोटर उनकी सबसे पहली स्टेज है, तो सेंसरी से रिलेटेड आप इसका एक तरीके से हिंट के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले सेंसरी आएगा, फिर कंक्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एट। ये जो टॉपिक है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि जो 22 वाला पेपर था उसमें भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं और इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष में असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ क्या होगा? ये होगा इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइसिस शुड बी ऑन। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, या प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का यही मोटिव है कि हर बच्चे को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाए, ये होती है समावेशी कक्षा। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़। मतलब ये अधिगम आया था, इसके अनुसार मतलब क्या शब्द यूज़ करा गया? रिटार्ड स्टूडेंट, हैंडीकैप स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिप्ट बॉडी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, मतलब स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। इसका एक सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताती हूँ, जिन क्वेश्चंस में नहीं आता है, नॉट आता है, उसमें आपको क्या करना है, जो आप सही हैं पहले उनको टिक कर लो। जैसे कि यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी होना चाहिए। यूज़ कंस्ट्रक्शन पेडागोजिकल अप्रोचेज़, मतलब संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी होना चाहिए। तीसरा है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये भी होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन की प्लानिंग होनी चाहिए। जब ये तीनों हो सकते हैं तो क्या नहीं होगा? यही होगा जो नहीं होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जो टीचिंग होती है, जो पेडागोजी होती है, वो कभी भी रिजिड इस फॉर्म में नहीं होती है, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए ये हमारा CDP का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 इसका करेंगे। होप सो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हो रही हैं, हेल्पफुल हो रही हैं, और कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।